राज्य यानी सिंहासन, और बदले में उसे अंग्रेजों को क्या देना है? अपने जेब से देना है? नहीं ना। अरे भाई जो बचा है वही दे दिया, और चूंकि राजा है, शासक है, तो उसको किस बात की कमी होगा? किसी से ले लेगा। अब लेगा कैसे, ये भी समझिए। जो महत्वपूर्ण चीज है वो है राजस्व, और इस राजस्व के दो दावेदार हैं, अंग्रेज और नवाब। ये दो दावेदार हैं, ठीक है। चूंकि अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार मिला है, कोई कर नहीं देना है, और आपने देखा भी कि वो देसी जो व्यापारी है उनको भी अपना पर्चा दे देते थे, उनसे थोड़ा सा धन लेकर। स्थिति किसकी खराब हो रही है? नवाब की, ठीक है। नवाब की स्थिति खराब हो रही है, इससे उसका राजस्व घट रहा है, प्रशासन का सारा दायित्व तो उसके ऊपर है, और एक शासक को सारे कार्य को करना है, और किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो स्थितियां क्या है? वो जो झगड़े शुरू हुए नवाब और अंग्रेजों के बीच, ये मूल कारण है प्लासी युद्ध का। षड्यंत्र की व्यवस्था तो बनाई गई, ठीक है। जब आप स्कॉट की बात करते हैं तो वो क्या कहता है? वो यही कह रहा है कि आप लोग तैयार हो, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। आग कहां लगानी है ये मैं निश्चित करूंगा, बस आप लोग तैयार रहो। और ये जो व्यापारिक झगड़े शुरू हुए, इस पे मौका मिल गया। आप अलीनगर की संधि की बात, जिसपे चर्चा हुई थी, यस सर। बेटा जब हम तय कर लिए हैं कि अगर हमको झूठ ही बोलना है तो हम कुछ भी बोलें, तय हमने कर लिया है कि हमको कुछ भी बोलना है। अंग्रेजों ने क्या कहा कि नवाब अलीनगर की संधि का पालन नहीं कर रहा, वह यूरोपियों को अपने यहाँ बुला रहा है अपनी सेना के प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो? अब युद्ध की तैयारी, यानी नवाब के विरुद्ध युद्ध की तैयारी हो गई, ठीक। ये व्यवस्था बन रही है। मीर जाफर, राय बल्लभ, घसीटी बेगम, तमाम जो इतने लोग हैं सबको अपनी तरफ कर लिया गया, ठीक है। और आपसे चर्चा हुई थी कि अमीचंद, जिसने ये पूरा का पूरा समझौता कराया, इसने क्या कहा कि बदले में 30 लाख, अलग अलग किताबों में अलग अलग राशियां हैं, तो कोशिश कीजिएगा 20 से 30 डैश, ठीक है ना, दोनों में रहेगा आपका। इसने कहा किससे? अंग्रेजों से, कि मैं सब कुछ तो करा रहा हूं, बदले में मुझे इतना चाहिए, लेकिन अब देने का मन हो तभी ना दिया जाएगा, और लेकिन काम निकलवाना है। तो क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने एक व्यवस्था बनाई, दो चीजें। क्लाइव ने लाल पर्ची पे लिखकर उसे 30 लाख का एक रसीद दे दी। किसके हस्ताक्षर के? वाटसन, ये प्रमुख है। क्लाइव ने वाटसन से कहा कि आप इस पे साइन कर दीजिए। वाटसन ने मना कर दिया कि वो नहीं करेगा, तो क्लाइव ने वाटसन का साइन किया, और लाल पर्ची जो फर्जी थी, देखिए दो तरह के पर्चियों का जिक्र हुआ। सफेद पर्ची जो ओरिजिनल है, जिसपे कंपनी का पूरा कार्यभार होता है, लेकिन उसने एक लाल पर्ची छपवाई और उस लाल पर्ची पे वाटसन का साइन किया और 30 लाख रुपए लिखे कि हाँ सफलता मिलने के बाद अमीचंद को दिया जाएगा। और सफेद पर्ची पे क्या लिखा कि ऐसा कोई समझौता नहीं है।
देखिए, घड़ी की सुई फिर वहीं पहुंची है। आपने जो किया आपके साथ वही हो रहा। इतिहास में यही चीज समझिए कि जो परिस्थिति प्लासी में बन रही है, यही परिस्थिति क्या आगे भी बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि आपकी कमजोरी तो पता चल गई ना। किसी व्यक्ति को उसका करीबी ही धोखा देता है, कोई दूर का नहीं। ये इतिहास हमें बताता है। अगर वर्तमान में हमें कोई धोखा देगा तो कोई अपना, चाहे वो परिवार का हो या कोई मित्र हो। अब आप अपने मित्रों को मत देख लीजिएगा। एजुकेशन में बेटा, एजुकेशन में मैं हमेशा एक चीज मानता हूं कि इनसे सावधान रहना चाहिए, खासकर शिक्षा में। ठीक है, इतिहास में भी बहुत से मित्र बने हैं जिन्होंने मित्रों के लिए अपना जीवन दे दिया। ऐसे भी उदाहरण है, और बहुत से मित्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने मित्र को डुबा दिया लालच में। तो शिक्षा में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शिक्षा में कोई मित्रता नहीं। अगर आप मित्रता में पढ़ी या पढ़े तो आप पीछे रह जाएंगे। ये शिक्षा का सबसे मूल सिद्धांत है। ठीक है, चलिए। तो सफेद पर्ची दे दी गई, सारी व्यवस्थाएं बन गई। जो कल चर्चा हुई थी उसमें कुछ चीजें छूटी थी। ठीक, सब कुछ षड्यंत्र हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया? जो व्यापारिक गतिरोध हो रहा है, यानी उन्होंने ये आरोप लगाया नवाब पर कि वो अलीनगर की संधि का पालन नहीं कर रहा है, और उसके खिलाफ युद्ध उन्होंने छेड़ दिया। और आपने प्लासी के गांव में देखा कि नवाब की बड़ी सी सेना, अंग्रेजों की छोटी सी सेना। लेकिन स्थिति क्या हुई कि नवाब जब अपनी छोटी सी सेना के साथ आगे बढ़ा तो पूरी की पूरी सेना पीछे रह गई। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का अंत हो गया, यानी उसकी सत्ता समाप्त हो गई। अब बदले में कौन शासक बना है? सेनापति मीर जाफर। अब मीर जाफर से भी अपेक्षाएं की जा रही हैं। अपेक्षा क्या? आप बताइए। आपने किसी को शासक बनाया है तो आप थोड़ा चाहेंगी या बहुत ज्यादा? अंग्रेजों ने शासक बनाया है तो अंग्रेज इससे सब कुछ पा लेना चाहते हैं। शासक बनते ही इसने काउंटर लीजिए, देने का वादा कितना हुआ था? 1 करोड़ कंपनी को, और कंपनी को दिया इसने कितना? बढ़ गया ना। दूसरी बात, जो सेना का खर्च आया उसको भी मीर कासिम को वहन करना पड़ा। कलकत्ता की किलेबंदी की छूट देनी पड़ी, यानी जो कलकत्ता का पूरा एरिया है, उसके बगल के जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को मिल गए। उन्होंने पूरी तरह उसकी किलाबंदी कर दी। ठीक है, मीर कासिम तो नवाब बन गया, लेकिन चुनौतियां वही हैं उसके सामने जो सिराजुद्दौला के सामने थी। आप इससे कहां तक भगोगे? आप बताइए ना। जिसके सहयोग से आप शासक बने हो, ठीक है, आप कह रहे हो ये हमारा मित्र है, इसने मुझे शासक बनाया, और वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही, यानी जिसको आपने मित्र समझा है वही आपका शत्रु है, और वही समस्या आपके सामने भी आएगी जो पूर्व नवाब के सामने आई थी। भाई आप भी तो व्यापार, आपके क्षेत्र में व्यापार हो रहा तो आप राजस्व लोगे ना, आप व्यवस्था तो बनाओगे ना अपने प्रशासन को चलाने के लिए। लेकिन अंग्रेज के रहते आप करोगे कैसे? समस्या तो आपके भी सामने आएगी ना। यहां पे किसी ने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि जो पहले के साथ हो रहा है वही हमारे साथ भी दोहराया जाएगा। और मीर जाफर के साथ यही हुआ, मीर जाफर के साथ यही हुआ। ठीक है, उसके साथ भी इतिहास दोहराया गया।
लेकिन जब परिणामों की बात करते हैं, इस युद्ध का परिणाम, तो सबसे पहला क्या हुआ? अंग्रेजों के प्रभुत्व में वृद्धि हो गई। यानी उस क्षेत्र में अंग्रेज एक शक्ति बन गए, जिनको उस क्षेत्र में चुनौती देना आसान अब नहीं रह गया। अंग्रेजों को भारतीय शासकों की कमजोरियां पता चल गई। कमजोरियां कैसी? कि शासक के किसी करीबी को अपने साथ मिला लो और फिर उस शासक को गद्दी से हटा दो और उस व्यक्ति को गद्दी पर बैठा दो, बाकी सब कुछ ले लो। व्यापारी है बेटा, उसे क्या चाहिए? व्यापार। ठीक है ना, उसे व्यापार चाहिए, उसे इससे नहीं मतलब है। प्लासी युद्ध के बाद अगर अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने बंगाल पे कब्जा क्यों नहीं कर लिया? वो तो चाहते कब्जा कर लेते ना पूरा पूरा। वो मीर जाफर को ही क्यों नवाब बना दिया उन्होंने? वो चाहते तो खुद सत्ता रख लेते। लेकिन समस्या ये है कि प्रशासन की जो बागडोर है, अगर उसको संभाल लेंगे तो व्यापार का दिक्कत हो जाएगा। और ये है प्राइवेट व्यापारिक कंपनी, जो इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग प्रशासन में जाइए। वो इससे बिल्कुल सहमत नहीं है अभी कि अगर आप जीत लिए हो तो आप सत्ता ले लो, क्योंकि उनका मानना था अगर आप सत्ता ले लोगे तो रुपया लगाना पड़ेगा, जो कमाओगे व्यापार से उसको वहां खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए वो तैयार ही नहीं है। समझिए आप, उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो एक समस्या ये आई कि मीर जाफर ये समझ नहीं पाया कि उसके साथ भी वही स्थिति हो सकती है। परिणामों में देखा कि एक शक्ति बन के उभर गया। ठीक है, परिस्थितियां क्या हुई कि मीर जाफर के सामने समस्याएं आने लगी। वही व्यापारिक समस्या, अंग्रेजों की मनमानी। और अंग्रेजों की मनमानी क्या? अंग्रेज इसे खजाना समझते थे, खजाने की गोरी ऐसे कहिए कि जब मन आया बोरी में हाथ डालिए और धन निकाल के चलते बनिए। यानी जब जिसका इच्छा हुआ वो आया और मीर जाफर को कहा कि मुझे धन चाहिए, और मीर जाफर की मजबूरी है धन देना। ये प्रयासरत है कि इस समस्या का समाधान हो, लेकिन करेगा कैसे? समस्या सबसे विकट ये है, करेंगे कैसे? क्योंकि जैसे अपने नवाब को इसने धोखा दिया है, इसको भी तो कोई धोखा दे सकता था। इसके मन में इस बात का भय है कि मुझे भी गद्दी से हटाया जा सकता है, तो इसलिए इसने क्या किया? अंग्रेजों की सारी शर्तों को मानना स्वीकार कर दिया कि चलिए सब मान लीजिए, जो आप कह रहे हैं सब सही है। कब तक? जब तक मेरे अंदर पेशेंस क्षमता है तब तक। ये पेशेंस की ही बात है। और जब कुछ सब कुछ खाली हो जाएगा तब कैसे मिलेगा? अंग्रेजों को जब लगा कि ये उनके कार्यों को नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया? इसके दामाद को नवाब बना दिया। यानी मीर जाफर से कहा भाई तुम हटो, अब ये संभालेगा। और बदले में इसने क्या दिया? धन तो बहुत है नहीं, धन तो दिया। इतिहास में कहीं इसकी रूपरेखा नहीं, कितना दिया? यही होगा, जाहिर सी बात है, कौन से अपनी जेब से देना है। लेकिन एक बड़ा भूभाग बंगाल में अंग्रेजों को प्राप्त हुआ इससे। ठीक है, मीर कासिम की जो समस्या थी, मीर कासिम की, अब आप कहेंगे सर ये समस्या क्यों हुई? मीर कासिम की जो समस्या थी वो ये थी, उसकी योग्यता। आप जब योग्य होंगे तो आप प्रश्न करेंगे, ठीक है ना? यानी किसी चीज पर, पर्टिकुलर चीज पर आप प्रश्न करेंगे कि ये चीज कैसे, और जब उसका उत्तर नहीं मिलेगा तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। मीर कासिम योग्य है।
अब इतिहास में कहा जाता है कि यह उसकी सबसे बड़ी कमी है कि वो योग्य है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर ये योग्य नहीं रहा होता तो ये प्रश्न भी नहीं करता, ये व्यवस्था बदलने का प्रयास भी नहीं करता, आराम से खाता पीता मजे करता, सुबह शाम डंका बजता कि नवाब आ रहे हैं, सुल्तान आ रहे हैं, क्या जरूरत है। लेकिन योग्यता सबसे बड़ी समस्या है, और जिसके पास योग्यता है वो चीज़ों को बदलने का प्रयास करता है। अगर आप में योग्यता है तो आप परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। मीर कासिम ने भी यही किया, वह परिस्थितियों को बदलना चाहता। ठीक है, जो अंग्रेजों की स्थिति बन गई थी बंगाल में, वो उसको दूर करना चाहता था। वो ये चाहता था कि नवाब भी कुछ है, लोगों के मन में ये भावना रहे कि नवाब भी कुछ है, यानी लोगों के मन में ये भावना ना रहे कि अंग्रेजी सब कुछ है, नवाब भी कुछ है। यानी वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाना चाहता था। ठीक है, व्यापारिक हित अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि व्यापारिक कंपनी है। राजनीतिक स्थिति से वो मजबूत भी हो गए हैं। अब उनके पास अपनी एक पर्सनल सेना भी है, जैसे प्लासी में आपने देखा बहुत सीमित सेना है, लेकिन है प्रशिक्षित सेना है जो किसी भी देशी रियासत से मुकाबला करने में सक्षम है। प्लासी इसका एक उदाहरण है। ठीक है, युद्ध नहीं हुआ, मैं मानता हूं कि प्लासी में बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अगर आप क्षमतावान होते तो आप 5000 सेना के साथ भी युद्ध लड़ लेते। ठीक है ना। तो योग्यता इंपॉर्टेंट है, ये योग्यता है इसके अंदर, और योग्यता है तो तर्क भी है, क्यों ना ऐसा किया जाए और क्यों ना ऐसा हो। उसने क्या किया, जो व्यापारिक गतिविधि है, यानी जो अंग्रेजी व्यापारियों का जो कार्य क्षेत्र है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। ये इसकी भूल आप कह सकते हो, जो बक्सर का युद्ध हुआ इसमें इसकी भूल कह सकते हो, कि आप उन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहे हो जो अंग्रेज बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, वो जो व्यापार में कर रहे हैं, नवाब को चाहे जितना घाटा हो, और नवाब क्या चाह रहा है कि उस घाटे की पूर्ति की जाए, यानी व्यवस्था में परिवर्तन करके। तो उसने क्या किया, महल के खर्चे कम कर दिए। ठीक, दरबार इसके खर्चों में कमी कर दी, पूरी की पूरी तरह कम कर दिया। नुकसान किसको हुआ, नवाब को नहीं, व्यापारियों को। वही तो दे रहे हैं चीजें। भाई कोई भी दरबार है, वहां पे जो भी है, मंत्री हो चाहे दरबारी हो, उनका एक अलग रुतबा है। ठीक है ना। आप एक दिन का पहना कपड़ा दूसरे दिन पहन सकते हैं, मान लिया, तीसरे दिन मान लिया पहन सकते हैं अगर मौसम अच्छा है, लेकिन उनको तो रोज बदल के आना। उनके जो खाने पीने की व्यवस्था है, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो सब कहाँ से आ रही हैं, यहीं से आ रही हैं। और जब खर्चों में कमी आ गई तो जो व्यापारियों का व्यापार हो रहा है उसमें भी कमी आ गई। उसने सीधा काम नहीं किया कि मैं तुम्हारा बंद कर रहा हूं, उसने अपने लोगों का बंद कर दिया कि आप जो व्यवस्था ले रहे हो इसमें कमी कर दो, 50% की कमी कर दो। नुकसान किसे होगा, अंग्रेजों को। ठीक है, यहां पे मीर कासिम से जो झगड़ा है वो वर्चस्व को बनाने के लिए। वो नवाब है तो वो अपने वर्चस्व को बनाना चाह रहा है, और अंग्रेज अपने वर्चस्व में कमी लाना बिल्कुल तैयार नहीं है वो उसके लिए कि थोड़ी भी कमी हो। ठीक है, कुछ और किरदार इसमें आ गए।
ठीक है। मीर कासिम से जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भी झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, वो तो चल ही रहा है। इस समय दो किरदार और है इतिहास में, इस काल में। एक अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। कभी बंगाल मुगलों के अधीन था, एक सूबा था, अलीवर्दी खां में आपने देखा, ठीक, एक सूबा था। तो मुगल बादशाह भी चाहता था कि उसका प्रभाव बंगाल पर बना रहे, जो चला गया वो दोबारा बने। सुजाउद्दौला अवध का नवाब, ये बंगाल पर अपना अधिकार चाहता था, लेकिन अवसर की प्राप्ति नहीं हुई। इसकी नजर है बंगाल पे बहुत दिनों से, लेकिन अवसर नहीं मिल रहा। वो उस अवसर की तलाश में है। ठीक, बंगाल की स्थिति क्या हो गई कि नवाब और अंग्रेजों के बीच विवाद बढ़ने लगा और नौबत युद्ध तक आ गई। ठीक है, मीर कासिम ने अपने जितना भी उसके पास क्षमता है उसके द्वारा अंग्रेजों का प्रतिरोध तो किया, लेकिन वह सफल ना हो सका। नतीजा, वह अवध के नवाब के शरण में चला गया। ठीक है, अवध के नवाब की शरण में चला गया। यहां पर शाह आलम द्वितीय भी मौजूद था और तीनों ने मिलकर यह रूपरेखा बनाई। मीर कासिम को सहायता दिया जाएगा, ठीक, दोनों ने कहा। बदले में सहायता तो ऐसे नहीं दी जा रही ना बेटा, बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए। मुगल बादशाह अपना प्रभाव चाह रहा है और सुजाउद्दौला अपना प्रभाव। प्लासी के युद्ध में आपने देखा कि पहले से यह तय हो गया किसको क्या मिलेगा। बात को समझिएगा, दोनों पक्षों में अंतर देखिए। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने पहले तय कर लिया कि मैं क्या लूंगा और तुम्हें क्या दूंगा। यहां पे ये सोचा जा रहा है कि अगर मीर कासिम को सहायता दी गई तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा। अभी ये सोच में है, ये अपने विचार में है। युद्ध लड़ेंगे, पराजित करेंगे, उसके बाद फिर तय किया जाएगा क्या होगा। ठीक है ना। एक शब्द आया था जब आप पुर्तगालीज और डच पढ़ रहे थे, ये शब्द आया था कि मुझे पाना है या मुझे पूरा खो देना है। डचों में आपने पढ़ा ना कि वो पूरी की पूरी तरह पाने ही आए थे और उन्होंने पा लिया। यहां भी शब्द है, किसे पाना है। समस्या ये है कि ये जो पाना है और यहाँ जो डचों का पाना था, दोनों में बड़ा अंतर है। व्यापार पाने आए थे, दोनों में बड़ा अंतर है, सोच में अंतर है, करने में अंतर है। समस्या सबसे बड़ी यही है कि दोनों में व्यापक अंतर है, दोनों की कोशिशों में अंतर है। क्योंकि यहाँ तीन मत हैं, एक, दो और मीर कासिम, तीन मत है, तीन विचार है और तीन तरह की व्यवस्था है। और जब डच आए तो उनकी एक मत था कि सब कुछ पाना है और नहीं पाएंगे तो हम समाप्त हो जाएंगे। याद रखिएगा, वहां की परिस्थिति से इस परिस्थिति की तुलना बिल्कुल मत कीजिए, लोग करते हैं। उनका एम था कि अगर नहीं पाया तो हम पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इनके मन में ये भावना ही नहीं है, अगर नहीं पाएंगे तो हमारे पास है तो दिल्ली अवध है। तो थॉट ही नहीं है इनके मस्तिष्क में, ये विचार ही नहीं है।
इनकी सोच इतनी है कि अगर हम जीत गए, अगर हम, देखिए अगर लग गया, बड़ा खतरनाक शब्द है ये, आप लोग भी कभी मत लगाइएगा अपने पूरे के पूरे कैरियर में, लगा दी तो गड़बड़ है। यहीं से समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए इन्होंने लगा दिया, गड़बड़ हो गई। अगर हम जीत गए तो बंगाल पर हमारा प्रभाव, अगर जीत गए, और फिर अगर कहा जाए अगर हार गए, सोचिएगा अगर हार गए तो ये तो हमारे पास है ही। दुर्भाग्य देखिए इनकी बुद्धि का, इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम हार गए तो अंग्रेजों से हमें संधि करनी पड़ेगी। ठीक है, इतिहास में हमारा नाम पराजितों में दर्ज होगा, विजेता में नहीं। ठीक, इतिहास में बहुत लोगों का इतिहास आप लोग पढ़ती हैं, तो आप जब उनके इतिहास को पढ़ती हैं तो बड़े गर्व के साथ पढ़ती हैं, जो भी शासक हो, और कुछ का इतिहास पढ़ती है बड़े कि चलो पढ़ लिया जाए, जैसे मजबूरी हो। क्यों? क्योंकि इनकी कार्यशैली ही ऐसी है। तो स्थितियां क्या हुई, इन्होंने सहमति भर दी, ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं, जोड़ लिया सब कुछ कि चलो 50,000 सेना है। प्लासी के युद्ध में तो युद्ध हुआ ही नहीं, हम तो लड़े ही नहीं, तब ना हम हारे। यहां तो हम लड़ेंगे। देखिए विचार कितना बदला। प्लासी के युद्ध में इन्होंने सोचा कि कोई युद्ध हुआ ही नहीं, तो अंग्रेजों को कहां क्षमता पता चली। अब अंग्रेजों को क्षमता पता चलेगी क्योंकि हम लड़ेंगे। हमारे पास कितनी सेना है? 50,000। ठीक है, यानी ये गर्व हो गया, 50,000 सेना है और हम लड़ाई लड़ेंगे और हम हरा देंगे। टेबल पर ग्राफ बन गया बेटा, हम ये कर लेंगे। बात समझिए, आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप लोग बनाती हैं चार्ट कि सुबह 5 बजे उठेंगे, 2 घंटा पढ़ेंगे, ठीक, फिर अपनी दिनचर्या के बाद कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करें, फिर आएंगे शाम को। टाइम टेबल बना है, लेकिन वो टाइम टेबल उसी मेज पे रहता है, वो कभी दीवार पे या आपके मेज के सामने नहीं जाता जहां बैठ के पढ़ते हो। यहां भी वैसे बन रहा है, यहां चार्ट बन गया कि हमारे पास ये है, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अब क्या मिलेगा? तय, दिमाग में तय हो गया कि जब जीतेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, इसका प्रभाव बढ़ जाएगा, इसको भी मिलेगा, इसका भी प्रभुत्व में वृद्धि होगी। अभी तक मुगलों को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो इसी बहाने कोई मुगल बादशाह को पूछ ले। तो युद्ध की पूरी तैयारी हो गई। 1764 बक्सर, दोनों सेनाएं आमने सामने। ठीक है, क्योंकि 1760, यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति नहीं है। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग मिस कर जाते हैं, और इस टॉपिक में लोग यही कहते हैं कि एक तरफ क्लाइव की सेना, एक तरफ तीनों की संयुक्त सेना है। यहां क्लाइव है ही नहीं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 1760 में क्लाइव को इंग्लैंड बुला लिया गया, और जब बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, ये पहला गवर्नर बन के आया बंगाल का। 1765 में स्पेशली से भेजा गया अवध के नवाब और मुगल बादशाह से संधि करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्लाइव इस युद्ध में नहीं है। ठीक, 64 में बक्सर का युद्ध, और दोनों सेनाएं आमने सामने, और युद्ध हुआ भी। प्लासी जैसा स्थिति नहीं रही, युद्ध हुआ भी, परंतु परिस्थितियां कुछ इनके विरुद्ध हुई। अंग्रेज पाने के लिए लड़ रहे थे। वही शब्द मैं फिर बार बार कहूंगा जिससे आप आसानी से समझते हैं चीजों को, क्योंकि उन्हें खोने का डर था कि अगर हम हार गए तो सब कुछ हम खो देंगे, जो कुछ भी हमने बनाया है। ठीक है,
इनके अंदर वो मूल भावना नहीं थी। नहीं थी। यानी जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध लड़ा। तो पहले किसकी स्थिति खराब हुई? आलम यानी थोड़े युद्धों के बाद शाह आलम ने क्या किया? अंग्रेजों से समझौता कर लिया। ठीक है, अब आप स्थिति को समझिए। दिमाग में क्या था? अगर हम हार जाएंगे तो जो हमारा है वो तो रहेगा ही। वो कहाँ गया? तो जब हमारी स्थिति कमजोर हुई तो हम क्या किए? हमने अंग्रेजों से समझौता कर लिया। मीर कासिम भी पराजित हुआ। सुजाउद्दौला जिसने थोड़ा आखिरी तक युद्ध को लड़ा, लेकिन अंततः उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। आप इस इतिहास को देखिए। ये दुर्भाग्य है हमारे भारतीय शासकों का कि योग्यता की कमी नहीं है। जब आपको कोई पद बिना किसी परिश्रम के मिल जाए तो आप उसके योग्य बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इसने साबित किया। जो आपने बक्सर और प्लासी पढ़ा, इसने ये साबित किया कि अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप उस पद को पाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि आप उसे संभाल ही नहीं सकते। ठीक है ना? हमारे पास दो चीजें क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किसको महत्व देंगे? पैतृक अर्जित आप यही गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। अच्छा हम लोग अर्जित अर्जित मतलब आपने अर्जित किया है, आपने क्या कमाया है। यस सर। और पैतृक मतलब जो आपको पिता से मिला है। विरासत आप उसके महत्व को समझेंगे? नहीं। आपको जब जरूरत होगी आप हटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने अर्जित ही नहीं किया है, आपने कोई परिश्रम ही नहीं किया है। लेकिन जो आपने अर्जित किया है आप उसके मूल को समझेंगे। ठीक है ना? आपसे उसका लगाव होगा। आप उस चीज को हटाने के बारे में 10 बार सोचेंगे। यहाँ पे किसी ने अर्जित नहीं किया है, सबका पैतृक है। चलो एक गांव चला गया, कोई बात नहीं, अभी 10 है। यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए इन लोगों की। इन्होंने क्या किया कि अगर पराजित हुए तो 10 गांव दे दिया, 100 में 10 चला गया, 90 बचा है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आया कि वो भी 90 कब तक? जब तक अगला आप पे आक्रमण ना कर दे, तभी तक 90 आपके पास है। और वो 90 लेने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे 10 मिल गया बड़े आसानी से। उसे पता चल गया कि मुझे कैसे मिलेगा, और वो आपसे अगली बार 10 नहीं, पूरा का पूरा आपका क्षेत्र छीन लेगा। अंग्रेजों ने यही किया। ठीक है? ये तीनों की संयुक्त सेनाएं, मीर कासिम, बक्सर के युद्ध में इन तीनों की संयुक्त सेनाएं पराजित हो गई। और 1765 में इलाहाबाद की संधि, अब आप कहेंगे कि पूरा का पूरा 1 साल लग गया संधि करने में। ये प्रश्न होना चाहिए, और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा भी जाता है। आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो पूछने वाला पूछता भी है कि आखिर 1 वर्ष क्यों लग गया? 1 वर्ष क्यों? क्योंकि छोड़ छाड़ गया ये बात नहीं। मतलब युद्ध को आया छोड़ो। समस्या ये है ना कि वो संधि कैसे हो, किस तरीके से हो, ऐसा कोई अनुभवी व्यक्ति था ही नहीं जो उस संधि को कर सके। तभी इसे बुलाया गया 65 में, इसी कार्य के लिए बुलाया गया। इस व्यक्ति को इसी कार्य के लिए बुलाया गया कि आप जाइए, क्योंकि ये परिस्थितियों को भली भांति जानता था। ठीक है ना? तो इसने क्या किया? सबसे पहले अवध के नवाब से संधि की। पहली बात क्या कही गई इस संधि में? कि अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी को करमुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला। देखिए, जमीन लेना है, क्षेत्र लेना है, इसकी बात ही नहीं हो रही है। इसका बड़ा गौर कीजिएगा आप।
केवल यही बात हो रही है कि हमें आपके क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करना है। कर मुक्त यानी हम कोई कर नहीं देंगे, और जब हम कोई कर नहीं देंगे तो जो हमारी वस्तुएं आ रही हैं, जो यहाँ की वस्तुओं से काफ़ी अच्छी है, ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैनचेस्टर में बने जो वस्त्र हैं, ब्रिटेन के मैनचेस्टर में बने जो वस्त्र हैं, वो आपके भारतीय वस्त्रों से काफ़ी यूनिक है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसमें कुछ है, लेकिन जो कर लगते थे उससे वो महंगे थे। जो भी वस्तुएं आती थी इंग्लैंड से, कर की वजह से वो महंगी थी, इसलिए लोग उसे खरीदने से कतराते थे। लेकिन जब कर मुक्त हो गया तो वस्तुएं क्या हो गई, यानी आप नहीं टिक पाओगे। बात को समझिए। एक वो बड़ा व्यापारी है जो बड़े से क्षेत्र में अपनी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और आप किसी वस्तु को जब ज़्यादा संख्या में बनाते हैं प्लस में, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़े हो, कॉस्ट उसकी कम हो जाती है, ठीक है। आप जब ज़्यादा संख्या में कोई वस्तु बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों? कि जो मटेरियल आप मंगाते हो आपको सस्ती मिलती है, इसलिए क्या हुआ, वस्तु का दाम कम हो गया। लेकिन जो भारतीय व्यापारी हैं, अगर वो किसी वस्तु को बना रहे हैं, ला रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन चूंकि वो कम कर दे रहे हैं इसलिए वो सस्ते हैं। तो इन्होंने पहली मांग क्या की अवध में, कि अवध में कंपनी का व्यापार कर मुक्त होगा, यानी कोई कर नहीं देना, ठीक है। दूसरी बात क्या की उन्होंने, क्षतिपूर्ति। कैसी क्षतिपूर्ति? जो तुम लोगों ने युद्ध लड़ा उसकी क्षतिपूर्ति। अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आपसे कोई व्यक्ति कुछ मांगने आया हो और आपका देने का मन ना हो, तो आप उससे कहिए कि जो वस्तु तुमने मुझसे ली है वो पहले तुम मुझे वापस करो। मुद्दा बदल जाता है ना बेटा। यहाँ क्या कहा अंग्रेजों ने, कि जो युद्ध तुम लोगों ने शुरू किया और जो मेरा नुकसान हुआ उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, तुम करोगे। यानी सुझाव तौला से कहा, लो, मतलब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पहले जान लीजिए। अंग्रेज कह रहा है ये आपका दोष है क्योंकि शुरू आपने किया, तो मेरा जो नुकसान हुआ है इस युद्ध में उसकी पूर्ति कौन करेगा। देखिए बुद्धिमत्ता इसका, देखिए कि इसने इसको बिल्कुल नहीं छुआ है। बात को समझिएगा। देखिए बुद्धिमत्ता यही होती है। मुगल बादशाह का सम्मान अभी भी भारत में है, कोई पूछे चाहे ना पूछे, अभी भी सम्मान है, ठीक है ना। और उसका जो राजपत्र है जिसे वो लागू करता है क्षेत्रों में, उसका भी महत्व है। वो भले से कागज पे ही हो, लेकिन है। और अंग्रेजों की बुद्धिमत्ता देखिए कि जो भी इलाहाबाद की संधि में प्रमुख चीजें हो रही हैं वो अवध के नवाब से हो रही है। अभी शाह आलम द्वितीय को बैठाया गया है, बढ़िया से भोजन पानी कराया जा रहा है, सेवा कराया जा रहा है, क्योंकि उससे बहुत कुछ लेना है। बात समझिए। अंग्रेज छोड़ दे, कुछ भी ना ले, संभव ही नहीं। अभी बहुत कुछ लेना है उनसे, इसीलिए अभी उन्हें किनारे रखा है, पहले एक को निपटा दिया जाए। तो क्षतिपूर्ति कौन देगा बताइए। क्षतिपूर्ति मिल गई, अब बताइए और क्या। 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देगा अवध का नवाब, कंपनी को नहीं, अंग्रेजों को। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ये जब कंपनी की बात आएगी तो जो पैसा आएगा वो कंपनी को जाएगा, और जहां अंग्रेजों की बात आएगी वो वहां उन अधिकारियों की बात हो रही है जो हैं, ये उनके पास जाएगा। तो 50 लाख रुपए किसे देना है, अंग्रेजों को, ठीक है। गढ़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र
अवध से ले लिया गया। यानी कहा गया कि कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो अब अंग्रेजों के अधीन हो। ठीक है। अगली बात क्या की गई कि अवध के नवाब को आप ये भी समझिए, मैं आप ही से सब कुछ ले रहा हूं, लेकिन आपको ये पता भी ना चले कि मैं आपके साथ नहीं हूं, ये भी दिखावा करना है। ठीक है ना। यानी आपसे लेना भी है और ये भी दर्शाना है कि मैं आपके साथ हूं, चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने क्या कहा, इस संधि में एक प्रावधान जोड़ा गया कि अगर अवध पर कोई भी आक्रमण होता है तो अंग्रेज नवाब का समर्थन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। बदले में, अब सबसे मुख्य बात आ गई, बदले में सैनिक सहायता के बदले में सेना का जो खर्च आएगा उसे नवाब को वहन करना होगा। आप देखिए स्थितियों को, देखिए आगे आगे ये जो व्यवस्था है ना, ये जब आप गवर्नर जनरल पढ़ेंगे हिस्ट्री में, उन्होंने इसको बहुत तेजी से अपनाया। वेलेजली की सहायक संधि, ये जो कार्य यहां पे है इसको वेलेजली ने बखूबी निभाया। सहायक संधि, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, आपके राज्य में एक सेना की टुकड़ी रहेगी, इसका खर्चा कौन उठाएगा, आप उठाओ। ये क्या कह रहा है कि अवध में, इसके मतलब क्या हो गया, अवध में एक अंग्रेज सैन्य टुकड़ी रहेगी आपकी सहायता के लिए, और उसका खर्चा कौन उठाएगा, अवध का नवाब। यानी जो 1000-2000 सैनिक अवध में रहेंगे उसका खर्चा अवध उठाएगा, और सेना काम किसके लिए करेगी, कंपनी के लिए। देखिए फ्री में सेना भी तैयार। ये दूरदर्शिता देखिए, क्लाइव को इसीलिए भेजा गया है। अनायास क्लाइव का नाम नहीं, ऐसा नहीं है कि क्लाइव से अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन क्लाइव परिस्थितियों को समझता है, उसे पता है कि कैसे काम को किया जाएगा, इसीलिए उसी को भेजा गया है। और उसकी बुद्धिमत्ता देखिए कि व्यवस्था कैसी बनाई उसने। अवध के नवाब से सब कुछ ले लिया और उसमें से कुछ मुगल बादशाह को उपहार स्वरूप दे दिया। उपहार स्वरूप क्या किया उसने, जो अवध से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र पाया था उसे मुगल बादशाह को उपहार दे दिया कि ये लीजिए उपहार, जैसा लगता है कमा के लाया हो। अब आप सोचिए कि अब आपकी चीज और आपको ही दे रहा है, ये तो मुगलों के अधीन था ना, पूरा का पूरा अवध से लेकर आप बिहार बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, सब मुगलों के अधीन था। ये तो मुगलों का था ही, वो तो आप कमजोर हो गए, दूसरे आ गए। तो इसने क्या किया, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिया उपहार स्वरूप। और दुर्भाग्य देखिए, शाह आलम द्वितीय इससे बड़ा प्रसन्न भी हुआ। ये दुर्भाग्य है इतिहास का बेटा, कि ये खुश भी है, इनसे मित्रता करके खुश भी है। मतलब एक जूता पड़ा था, दूसरा फिर पड़ गया, इसको इस रूप में कहिए। इन लोग की स्थिति को देखिए, कोई गम नहीं है। कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिल गया, खुश हो गए। खुश हो गए क्या किया, एक राजपत्र निकाला कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दी जा रही। देखिए कितने खुश हो गए। और खुशी केवल इतनी नहीं है, अंग्रेजों ने कहा कि आपको 30 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगा कौन, कंपनी। चलिए खाने पीने की भी व्यवस्था हो। अब क्या चाहिए, हम आएंगे, नवाब साहब सर झुकाएंगे, बादशाह जिंदाबाद रहे, यही कहेंगे। बदले में आपको 30 लाख रुपए दे रहे हैं, खाइए पीजिए आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से।
आप दुर्भाग्य देखिए इस काल का, और शर्म भी नहीं है, शर्म भी नहीं है। तो क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसकी दीवानी मिल गई किसे? अंग्रेजों को। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, यानी जो कंपनियां जुड़ी हैं उनके मालिक, कंपनियों के मालिक कहिए सीधे रूप में, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। उनका मुख्य मुद्दा है केवल व्यापार, उनका मुख्य मुद्दा व्यापार है। वो कह रहे हैं कि अगर आप प्रशासन में आ गए तो सारा खर्चा कंपनी को देना होगा, सारा का सारा खर्चा। भाई आप राजा बन गए ना, अगर आप राजा बन गए तो खर्चा कौन करेगा? आप करोगे। क्लाइव ने इसका भी सलूशन निकाला कि ऐसी स्थिति का निर्माण किया जाए कि हम इन खर्चों से बच जाए। चलिए याद रखिए, तो वैध शासन का इसको आप